हे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सामान्य शक्तियां और नंबर 2 आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में शामिल है दोस्तों नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, नंबर 2 विधायी शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ, नंबर 4 न्यायिक शक्तियाँ, नंबर 5 कूटनीतिक शक्तियाँ और नंबर 6 सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में शामिल हैं नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन और नंबर 3 वित्तीय आपात। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रदान करता है और औपचारिक रूप से सभी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किए जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों में सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार वह केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालता है दोस्तों। वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त। नंबर 2 विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए उनके सदनों का सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के बाद होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है दोस्तों। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।
प्रत्येक विधेयक पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं दोस्तों। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मनाही नहीं कर सकता, किंतु साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। यदि संसद द्वारा पुनः उसे बहुमत से पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 331 यह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत यानी कि नॉमिनेट कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। नंबर 1, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद 3। नंबर 2, धन विधेयक अनुच्छेद 110। और नंबर 3, भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 266। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्य विधायिका यानी कि विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास आए उसके विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, किंतु वैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अत्यंतिक वीटो। नंबर 2, निलंबनकारी वीटो और नंबर 3, जेबी वीटो। नंबर 1, आत्यांतिक वीटो। संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति अपनी राय सुरक्षित रख लेता है और इस कारण वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है, अथवा सरकारी विधेयक के संबंध में भी जिसकी सरकार चली गई हो और विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो। नोट: गैर सरकारी सदस्य कौन है? संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों। नंबर 2, निलंबनकारी वीटो। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। नंबर 3, जेबी वीटो। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। राष्ट्रपति
विधेयक पर जब ना तो अपनी सहमति देता है, ना स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है, अर्थात वह विधेयक को एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लेता है, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं दोस्तों। नोट: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया है दोस्तों। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जब संसद के दोनों सदन में अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तब इस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही शक्ति तथा प्रभाव होता है जो संसद द्वारा निर्मित अधिनियम का होता है दोस्तों। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 117 तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा प्रविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है दोस्तों। अब हम देखेंगे क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, विराम और लघुकरण क्या है। क्षमा का मतलब होता है दोस्तों दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है इसमें अगर क्षमा कर दिया जाता है। नंबर 2, प्रविलंबन, मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना प्रविलंबन कहलाता है। नंबर 3, परिहार, दंड की प्रकृति, यहाँ छूट गया दोस्तों, हमने वाइटनर लगा दिया था। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। नंबर 4, विराम, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो उसको विराम कहा जाता है दोस्तों। नंबर 5, लघुकरण, दंड की कठोरता को कम करना। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 117 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अनुच्छेद 117 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है दोस्तों। भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267, भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा
वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 53(2) अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का अर्थात थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। वह ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है दोस्तों। राष्ट्रपति तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों की कमान राष्ट्रपति में ही निहित होती है और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। अनुच्छेद 53(2). राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते एवं करार यानी कि डील राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों के राजदूतों तथा उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है दोस्तों। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।